अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, कतर पर इजरायली टारगेटेड जारहियत से उम्मीद हो चली है कि अमेरिका को अपने दिफा का ठेका देने वाले दुनिया के अमीर तरीन अरब ममालिक का अपनी पॉलिसियों का असर नौ जायजा लेंगे। इसी हवाले से आज दोहा में अरब इस्लामिक समिट के हवाले से OIC का अहम इजलास जारी है। इस इजलास में अरब ममालिक और मुस्लिम दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले सरबराहान मुमलिकत और आला हुकाम शरीक हैं। इजलास के एजेंडे में कतर पर इजरायली हमले से मुताल्लिक करारदाद पर सबकी नजरें हैं कि ये करारदाद क्या कहती है और इजराइल के लिए कितनी भारी पड़ती है। ये भी देखना है कि क्या अरब ममालिक मजम्मत से आगे कुछ बढ़ेंगे या मामला आमदन नशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाला रहेगा। इस पर बात करने से पहले मैं यहूदियों की वफादार शेरनी कहलाने वाली वज़ीर आज़म गोल्डा मेयर का जिक्र लाजमी करना चाहूँगी, जिसने नाज़रीन 1973 में अरबों से जंग के पेश नज़र अमरीका से एक ऐसे वक्त में असलहे का महंगा सौदा किया जब इसराइल की हालत पतली थी। पहले तो इजरायली काबीना ने भी इस मुआहदे की मंजूरी से इनकार किया कि इसके बाद तो इसराइल में एक ही वक्त का चूल्हा जलेगा। गोल्डा मेयर ने सबको सुना, तनकीदी जुमले बर्दाश्त किए, अपने सियासी मुखालिफिन का नज़रअंदाज किया जाना बर्दाश्त किया और जवाब दिया कि अमेरिका से मुआहदा न किया गया तो इसराइल रहेगा नहीं इसराइलियों के चूल्हे। उसने काबीना को कायल करके अमेरिका से निकल ग्रॉस मुआहदा किया, जिसके बाद अमेरिका ने उसे 22,000 टन से जायद असलहा, टैंक, आर्टिलरी, गोला बारूद, ट्रांसपोर्ट और तैयारों समेत फैंटम और A4 स्काई हॉक लड़ाका तैयारे और वो सब कुछ दिया नाज़रीन, जिसने जंग के कपूर का नक्शा बदल दिया। जंग कपूर की जब हम बात करते हैं तो इन अमरीकी तैयारों की मदद से मिस्री फ़ज़ाइया तकरीबन तबाह कर दी गई। निकल ग्रॉस डील ने इसराइल को बचा लिया और बहुत बाद में गोल्डा मेयर ने वॉशिंगटन पोस्ट के एक सहाफ़ी रिचर्ड हॉवर्ड को इंटरव्यू देते हुए इस महंगी डील पर पूछे गए सवाल पर कहा कि मैंने ये मुसलमानों के पैगंबर से सीखा था। ज़माना तालिब इल्मी में मेरा पसंदीदा मौजू मज़ाहिब का तकाबुली मुताला हुआ करता था। उन्हीं दिनों में मैंने मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला किया। एक किताब में लिखा मिला कि जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई तो घर में चिराग के लिए तेल के पैसे नहीं थे, लेकिन दीवार पर 9 तलवारें लटकी हुई थीं। आज कतर और अरबों की हालत देखकर लगता है कि 70 वाली दिहाई से जो इसराइल से लाख दर्जे बेहतर इस वक्त वो हालत में है, लेकिन अमरीकी यूरोपीय सरबराहों के तहाइफ के नाम पर अरबों डॉलर का ये लोग हदिया देते हुए दिखाई देते हैं। कतर का सरकारी इदारा कतर फाउंडेशन अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ के टॉप 5 डोनर्स में से है। नाज़रीन, इन इनायात के बावजूद इसराइल आया और हमला करके साफ वापस चला गया। सीधी सी बात है कि अरबों को अब उठना होगा। यही बात ईरान भी कह रहा है और पाकिस्तान का भी कहना है कि अरब इस्लामिक टास्क फोर्स बनाई जानी चाहिए। इस सारी सूरत हाल पर हमारा पैनल क्या राय रखता है? क्या OIC कोई जुर्रतमंदाना फैसला करती दिखाई देगी? और इसके साथ अरब ममालिक के पास मजीद क्या ऑप्शंस हैं जो इसराइल की बदमाशी के आगे फुल स्टॉप लगा सकें? आज हमारे साथ पैनल में कौन मौजूद है ये मैं आपको बता देती हूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं आज़म मलिक साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर ही से मैं ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट हैं जुल्फ़िकार राहत साहब, वीडियो लिंक पर होंगे। और हमारे कराची में ब्यूरो चीफ इम्तियाज़ फ़ारान साहब कराची से हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे इस्लामाबाद सेंटर के ब्यूरो चीफ काशिफ रफ़ीक साहब। मैं जुल्फ़िकार राहत साहब, गुफ्तगू का आगाज़ सर मैं आपसे करना चाहूँगी। सर, ये जो अरब लीग है, आपको लगता है कि अरब लीग समिट जो होने जा रहा है किसी अमली इकदाम की सूरत निकल कर हमारे सामने आएगी कुछ इस समिट के बाद? और ईरान के जो कौमी सलामती कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं वो जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि महज तकारीर से कुछ नहीं होगा, महज इजलास करने से कुछ नहीं होगा, इसराइल के ख़िलाफ़ अब कोई ना कोई इकट्ठ करने के बाद कोई बड़ी कार्रवाई जो है वो बहुत ज़्यादा नागुज़ीर है, तो ऐसी कोई कार्रवाई होती हुई देखेंगे जुल्फ़िकार साहब हम? देखिए आसमा, जो सिचुएशन है, जो खिते की बदलती हुई सूरत हाल है, उसमें ये बहुत अहम पेशरफ्त है, अहम मौका है। पाकिस्तान ने इस्लामिक जो टास्क फोर्स है इसकी तजवीज़ पेश की है। मकसद इसका आप भी जानती हैं, सब समझते हैं कि मुस्लिम उम्मा को एक नया प्लेटफॉर्म देना है, उस पर जमा करना है, सिक्योरिटी, माशी और सियासी फ्रेमवर्क देना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्लेटफॉर्म पहले हमारे पास मौजूद नहीं है? क्या OIC की शक्ल में हमारे पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है? उससे हमने क्या फ़ायदा उठाया? ईरान के अंदर जो कुछ हुआ उस वक्त OIC ने क्या किया? पाकिस्तान को वक्तन फ़क्तन ज़रूरत पड़ी, कश्मीर के इशू पे पड़ी, फ़लस्तीन के इशू के ऊपर ज़रूरत पड़ी और अब कतर के मामले में पड़ी। तो सवाल ये है कि जो पहले से फोरम है वो कितने इफेक्टिव है। लेकिन अब चूंकि दोबारा से हम उस बहस में जाए बगैर कि OIC एक मुर्दा घोड़ा है, उसने कुछ नहीं किया,
वो प्लेटफॉर्म बिल्कुल डेड हो चुका है। एक नई जान डाली जाएगी एक नए इस प्लेटफॉर्म के अंदर, और पाकिस्तान इसका मुहर्रिक है। और अरब कंट्रीज को एक चूंकि नया चैलेंजेस का सामना है, और इसकी मौजूदगी में ये क्या आगे चल के होगा, हो तो ये सकता है कि अगर ये प्लेटफॉर्म सारे लोग और तमाम अरब कंट्रीज के सरबराहान इसके पीछे खड़े हो जाएं, तो कश्मीर से फ़लस्तीन तक एक बहुत बड़ी आवाज मुस्लिम उम्मा की उभर सकती है, और मुस्लिम उम्मा एक इज्जत से पूरी दुनिया के अंदर जीने का एक नए ढंग से आगे बढ़ सकती है। लेकिन मैं अगेन ये कहना चाहूंगा कि सोचना फिर ये है कि जो माजी के अंदर हुआ, आपको याद है कि अमेरिका ने शाह फैसल से लेके भुट्टो साहब तक, और जो लोग भी ये आवाज लेके इसराइल के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए, उनका क्या मुस्तकबिल हुआ। और आज ये भी रिकॉर्ड के ऊपर है कि बानी पीटीआई जो जेल के अंदर मौजूद है, उन्होंने एक टीवी चैनल का ख्वाब देखा था, और वो ख्वाब फिर अधूरा इसलिए रहा कि एक टेलीफोन आया और वो उसके इफ्तिताई सेशन में भी ना पहुंच सके। सवाल ये है कि क्या हम ऐसी तजवीज़ें देने के बाद जामा पहना सकेंगे, हकीकत का रंग इसमें भर सकेंगे? अगर ये मामला आगे बढ़ता है और इसमें हकीकत का रंग भरा जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी इस खित्ते के अंदर। मैं समझता हूँ कि एक मुस्लिम उम्मा और खासकर मशरिक़ वुस्ता के अंदर एक ताकत का तवाज़न एक नई शक्ल इख्तियार करेगा, और पाकिस्तान का इसमें एक अहम रोल इसलिए होगा कि कतर के अंदर भी इंडिया एक्सपोज हुआ है, साथ और ढा का नेटवर्क एक्सपोज हुआ है जैसे ईरान के अंदर हुआ था। तो पाकिस्तान को एक वहां पे एंट्री मिली है, और दोनों जगह पे इंडियन जो इन्वेस्टमेंट थी और इजराइल इन्वेस्टमेंट थी वो वहां से फारिग होने जा रही है, और पाकिस्तान को एक नई एंट्री वहां पे मिल रही है, और पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी का बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता है इन फ्यूचर। ठीक हो गया। आज़म, मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये फरमा दीजिएगा, जिस तरह से इशारा किया जुल्फ़िकार राहत साहब ने अपनी गुफ्तगू के अंदर कि मसला इत्तेहाद के साथ साथ जुरत रंदाना का भी है। सऊदी अरब है, कतर है, उर्दन है, मिस्र है, इन सब के पास बड़ी बड़ी अफवाज हैं, अपनी बहुत बड़ी ताकत है। आज़म साहब, ख़ुद कतर के पास हम देख लें तो दुनिया का बेहतरीन दिफाई फ़ज़ाई सिस्टम और जदीद एयरफोर्स भी है। इसके बावजूद हम ये क्यों देखते हैं कि जिस जवाब की तवक्को थी पूरी दुनिया को, सिर्फ मुस्लिम ममालिक को नहीं बाकी दुनिया को भी, वो जवाब नहीं मिला, वो जवाब अभी तक नहीं दिया गया। किस चीज़ का वेट किया जा रहा था या किया जा रहा है? आज़म साहब। देखिए आसमा, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो भी रिसेंटली आपने इससे पहले तजवीज़ की बात की, राहत साहब भी उसके ऊपर बोले, ये कोई नई बात नहीं है। माजी में मुख्तलिफ मौका पर मुस्लिम दुनिया में इस्लामिक डिफेंस फोर्स, जॉइंट कमांड या इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद के क़याम की बात होती रही है। ख़ासतौर पर 1969 की OIC के क़याम के बाद, और फिर 2015 में सऊदी अरब की सरकर्दगी में इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद के ऐलान हुआ था। ताहम आसमा इन कोशिशों को कभी भी अमली शक्ल ना मिल सकी, क्योंकि अक्सर जो मुस्लिम ममालिक के दरमियान सियासी इख्तलाफात हैं, इलाकाई रकाबतें हैं, और बड़ी ताकतों के असर और रसूख ने इत्तेहाद की राह में रुकावट डाली है। नतीजा ये हुआ कि ये फोर्सेस जो थी या तो गैर फाल रहीं या सिर्फ अलामती हैसियत इख्तियार कर गई। देखिए, जो पाकिस्तान की तरफ से एक तजवीज़ आई है, मैं समझता हूँ अगर इसे संजीदगी से लिया जाए तो इसके कई मुस्बत पहलू हो सकते हैं। मुस्लिम दुनिया अपनी दिफाई सलाहियत को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकती है, तो पहले है ना प्लेटफॉर्म, जिससे जुल्फ़िकार साहब ने भी फरमाया OIC का प्लेटफॉर्म है ना, जिस चीज की इसमें कमी थी उस कमी को पूरा कर लें। देखिए OIC का, देखिए आसमा, OIC का जो प्लेटफॉर्म है, मैं जैसे पहले बताया, उसके अंदर बहुत सारे जो ममालिक हैं GCC के, उनके ऊपर जैसे मैंने पहले बात की कि इलाकाई तनाज़ात, इलाकाई रकाबतें बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने कुछ इस्लामी ममालिक को साथ मिलाकर कतर के ऊपर बैन कर दिया था 2 साल पहले, और ये तकरीबन मुहासरा 9 माह जारी रहा था, और कतर की इकॉनमी जो थी अब वो बिल्कुल जीरो के ऊपर आ गई थी। तो जो इलाकाई रकाबतें हैं उनके ऊपर अगर आपने काबू पा लिया, और असल में सबसे बड़ी बात आसमा जो इन ममालिक के दरमियान है वो यही है कि अगर ये ऐसी इस्लामिक फोर्स बनती है, देखिए OIC एक और चीज़ है, इस्लामिक फोर्स का बनना एक और है। इस्लामिक 58 कंट्रीज़ हैं, ये अरब कंट्रीज लैदा हो जाते हैं। अगर ये सारे मुस्लिम ममालिक मिलकर एक जॉइंट इस्लामिक फोर्स बनाते हैं, तो मसला ये है कि क़यादत कौन करेगा? क्या अरब इसकी क़यादत करेंगे
क्या वो अपने इख्तिलाफात को बुला सकते हैं? आपको पता है सऊदी अरब की यमन के साथ जो है वो जंग जारी है, जी। शाम के साथ भी तनाज़ात रहे। तो देखिए गैर जो अरब मुस्लिम ममालिक होंगे उनके दरमियान एतमाद की कमी ज़ाहिर है एक बड़ी रुकावट है कि जो अरब नहीं है उनके साथ आप तावन किस तरह से करेंगे? मज़ीद ये आसमा कि बड़ी ताकतें कभी नहीं चाहेंगी कि मुस्लिम दुनिया अपने मसाइल हल करने के लिए खुद मुख्तार एक मौसर इदारा कायम करें जिसके प्लेटफॉर्म के तले वो अपना एक नया फ्यूचर डिसाइड करें। जैसे कतर के ऊपर अटैक हुआ और अगर तमाम इस्लामिक मुस्लिम ममालिक मिलकर एक जॉइंट फोर्स बनाकर इसराइल के ऊपर अटैक करते हैं तो उसकी क़यादत कौन करेगा? क्या ये कोशिशें जो हैं वो महज सिर्फ एक अवाम को सिर्फ ठंडा करने के लिए है और माजी की तरह ये कागजी खाका बन जाएंगी, या यूं कह लगे आसमा कि ये तजवीज़ जो है अगर मैं ये समझूं जैसे जुल्फ़िकार राज साहब ने भी कहा और आपने भी इसके ऊपर रोशनी डाली, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। इसकी कामयाबी का इन्हिसार मुस्लिम ममालिक की नीयत, अमली इक़दामात और बाहमी इख्तिलाफ़ात पर काबू पाने की सलाहियत पर होगा कि आप इन इख्तिलाफ़ात को भुलाकर कैसे मुस्लिम उम्मा की क़यादत कर सकते हैं और मुस्लिम उम्मा को जो दरपेश मसाइल हैं उनके हल के लिए आप कितने संजीदा हैं। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें जो है मद्देनज़र रखना होगी। काशिफ रफ़ीक साहब, मुझे ये बता दीजिएगा कि डेविड अकॉर्ड्स की आज सालगिरह भी मनाई जा रही है, तो क्या आप समझते हैं कि अमेरिका इसराइल को तस्लीम न करने वाले जो मुस्लिम और अरब ममालिक हैं उनको इस मुआहदे में शामिल करने के लिए कन्विंस कर सकेगा? क्योंकि वो तो बात अरसे से इसके लिए एफर्ट्स कर रहा है कि वो भी इस डेविड अकॉर्ड्स के ज़रिए जो है वो इसराइल को तस्लीम कर लें। ये जो हालात हैं ये तो इस सारी चीज़ के हमें मुत्तसाद जाते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा ये कि अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने बयान दिया था कि कतर पर हमले के बावजूद इसराइल अमरीका ताल्लुकात जो मुतासर नहीं होंगे, तो फिर आपको नहीं लगता कि कतर अमरीका ताल्लुकात यकीनी तौर पर मुतासर होने चाहिए हैं, या वो भी नहीं हो रहे होंगे, ताल्लुकात वैसे रहेंगे, सब सेम रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो बात आपने की कि इसराइल की तरफ से कतर पे जो अटैक किया गया उसके बाद भी अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात में कोई तातुल नहीं है, कोई मामूल से गैर मामूली सूरत हाल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो है वो कतर के मुकाबले में इसराइल को अपने करीब रखना चाहता है और कतर के ऊपर जो अटैक हुआ है उसमें सिर्फ उनको सरजनिश करके और कोई रास्ता निकालना चाहता है। अब जो बात अमेरिकन वज़ीर ख़ारिजा ने की, या जो ट्रंप का बिहेवियर है और जो नेतन्याहू का बिहेवियर है और जो इस वक्त सारी सिचुएशन है, इस सारी सूरत हाल में मुझे एक चीज़ है कि सूरत माइदा की आयत 51 है शायद, जी जी, उसमें वाज़े तौर पे कहा गया कि यहूद और नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते और जो इनके साथ दोस्ती करेगा वो भी उनको उसी में गर्दाना जाएगा। अब जब कुरान पाक ने कह दिया कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तो आप कतर हो, सऊदी अरेबिया हो, तुर्की हो या कोई भी मुल्क हो, वो उसे तस्लीम करने की तरफ जाए, वो उसको फंडिंग देने की तरफ जाए, वो उनको अपनी NGOs की तरफ से फंडिंग देने की तरफ जाए, तो ये बात तो तय हो गई कि उनकी दोस्तियाँ आपस में हैं। यानी कि अमेरिका और इसराइल की दोस्ती, ये उस चीज़ की दलील है कि उनकी दोस्तियाँ आपस में इस्टेब्लिश हैं। गो कि उनके नज़दीक हम जो हैं मुसलमान और अरब ममालिक जो हैं उनके नज़दीक उस दोस्तों के लेवल में नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं उनके साथ दोस्त बनने की, उनके साथ जाने की कि शायद वो हम पे अटैक ना करें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब इस सारे सिनेरियो में अगर आज अरब ममालिक जो ये सारा कट हो रहा है, अगर आज ये बात तय कर लें कि कुरान पाक में ये बात वाज़े तौर पे कर दी गई है, आज आप तय कर लें कि आपने आपस में एक ब्लॉग बनाना है, आपस में चीज़ों को इंटीग्रेट करके चलना है और आपस में एक दूसरे की सपोर्ट और बाजू बनना है, तो शायद इनकी को बचत का सामान हो जाए। अदरवाइज़ अगर हम यही देखते रहें कि जी अमेरिका जो है वो इसराइल को मना कर देगा, अच्छा सऊदी अरब ये कर देगा, फलां कर देगा, तो मैं ये समझता हूँ कि अरब ममालिक में से बचेगा कोई भी नहीं। बारी आहिस्ता आहिस्ता सबकी लगेगी, क्योंकि इसराइल क्लियर कह चुका है कि भाई जहाँ जहाँ पे हमारे दुश्मन हैं, या आप उनको कटहरे में लेके आए, उनको सजा दें, या हम खुद उस पर अटैक करेंगे। और उसके बाद अमेरिका ने देखा ना कि $1 अरब से ज़ायद के मुआहदे हैं और उसके बावजूद कतर जो है वो महफूज नहीं है। सो मैं ये समझता हूँ कि इस सारे मामले में जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जो आज की डेट में कि चाइना की टेक्नोलॉजी होगी और पाकिस्तान का सपोर्ट होगा, तो ये अरब ममालिक की सिक्योरिटी इंश्योर हो सकती है। एक आखिरी चीज़ जो बात की अभी मेरे भाई राज साहब ने कि एक चैनल बनाने की अनाउंसमेंट की गई थी UNGA में जी। अब उसमें कौन कौन थे? उसमें इमरान खान साहब थे, मातीर मोहम्मद थे और तैयब उर्दवान थे। ये 3 मेन शख्सियात थी। कुछ अरसे बाद मातीर मोहम्मद साहब को उनकी पार्टी ने फारग कर दिया, हुकूमत तो छोड़े, उनकी पार्टी ने उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया
और इमरान खान साहब की सूरत हाल आपके सामने है। पीछे रह गए तैयब एर्दोगान चूंकि नीचे ग्राउंड पे मजबूत है, उनके साथ एक सिंपैथी है, चीज़ें हैं, वो ग्रेजुअली चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, लेकिन बहरहाल टर्की जो है वो इसराइल के अंदर खटक रहा है और भारत के आंखों में भी टर्की खटक रहा है जिसने सपोर्ट किया पाकिस्तान को। सो मैं ये समझता हूँ इस वक्त तक टर्की, पाकिस्तान और चीन इस बात पे कन्विंस है कि हमें आपस में एक ब्लॉक की सूरत में, एक ताकत की सूरत में रहना चाहिए। बाकी जो अरब ममालिक है इनको दोबारा रिविजिट करना पड़ेगा उस सारे मामले में जिसके बारे में बाकायदा कुरान पाक में भी कह दिया गया और जिसमें चीज़ों करना जो कर सकते हैं। बाकी इसराइल को तस्लीम करने की जो मूव थी, मैं समझता हूँ कि इस सारे के बाद ना वो मूव जो वो पस से पुश चली जाएगी, उसको नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, चाइना का आपने 2 बार चूंकि अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया। इम्तियाज फरहान साहब, क्या कतर पर ये जो इजरायली जारहियत है, आपको लगता है कि चीन के लिए इसमें कोई इम्कान मौजूद है आगे बढ़कर आने का, अपनी हैसियत को मजीद तस्लीम कराने का? एक तो सर ये फरमा दीजिएगा, क्योंकि चाइना का जिक्र हुआ है तो ज़रूरी है कि उसको डिस्कस ज़रूर किया जाए। दूसरा सर ये कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ये कहते हैं कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक को पहले ही हमने खबरदार कर दिया था, उनको पहले ही हमने बता दिया कि इसराइल का जो सख्त रद्द-ए-अमल है वो आ सकता है और ये जो रद्द-ए-अमल आया है ये इन्हीं फैसलों का नतीजा है। तो ये तो अमेरिका जो इजरायली जारहियत को जस्टिफाई नहीं कर रहा है इस तरह का बयान देकर, और फ़लस्तीन के हवाले से तो आज भी दोहा में अहम डिस्कशन होने जा रही है। तो आज भी फिर सबको अलर्ट रहना चाहिए जो लोग इसमें शामिल होने चाह रहे हैं कि इजराइल उनको भी कोई ना कोई ऐसा रिएक्शन दे सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आसमा, चाइना की अगर बात करें तो चाइना के बारे में हदीस भी है, अभी जो आज बताई थी, और हदीस भी है, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चाइना तक सफ़र करना पड़े। तो मेरे आपके हम सब के आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी बात कही है वो पत्थर पर लकीर है, ता क़यामत वो अबद है और उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अरब ममालिक की 2 हिस्ट्री है, बिफोर लॉरेंस ऑफ अरेबिया, आफ्टर लॉरेंस ऑफ अरेबिया। बिफोर लॉरेंस ऑफ अरेबिया अगर आप देखेंगे तो उसमें सल्तनत उस्मानी आपको नजर आएगी। उसके बाद जब लॉरेंस ऑफ अरेबिया की एंट्री होती है जो कि ज्यूश था और जिसने पूरे अरब ममालिक को तितर बितर किया, सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ उसने बगावत करवाई और वहाँ पर एक शरई और एक अस्करी निज़ाम ला के खड़ा किया। उसके बाद से ये तजादात आ रहे हैं। अब काशिफ ने कुरान करीम का जिक्र किया, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जी ये हमें वाज़े तौर पे कहा है यहूद और नसारा दोस्त नहीं हो सकते। हम जब जब माहिदात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाएं, आपको जितने माहिदे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़र आएंगे उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको हिकमत नज़र आएगी। दुनिया का कहा जाता है कि सबसे अहम और पढ़ा जाने वाला और सबसे ज़्यादा काबिल अमल होने वाला माहिदा था सुलह हुदैबिया। वो माहिदा जिसमें टोटल मुसलमानों की तरफ माइनस आ रहा था, यहूदी वो छोड़कर सबसे पहले भागे, माहिदा तोड़ने में उन्होंने आगे पहल की और ये सारी चीजें। और आज हम जब इस्लामी टास्क फोर्स की बात कर रहे हैं तो अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं जनरल राहिद शरीफ साहब की क़यादत में इस्लामी फौज के ऊपर बात करूं या ना करूं, बिप लगानी पड़ेगी या नहीं लगानी पड़ेगी। कि आज मेरा तो ख्वाब चिकनाचूर हो गया कि जब मैंने ये सुना कि जी इस्लामी फोर्स बनेगी, तो उस वक्त 58 ममालिक की फोर्स जो बनी थी जिसका सरबराह जनरल राहिद शरीफ को बनाया गया था, वो कहाँ चले गए? वो मेरी अब समझ नहीं आ रहा। मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स वगैरह को मैं क्या बताऊंगा। लेकिन अब आप दूसरी तरफ आ जाइए, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को आसमा हमने नसीम हज्जाजी के नावल में बंद करके रख दिया गरनाता में। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी सलीबी जंग के हवाले से, आप उसको पढ़िएगा किताबें, सलीबी जंग के हवाले से जो हीरो है हमारा, वो यहूदियों का हीरो है, मुसलमानों से कहीं ज्यादा। ईसाइयों के, रोमन अंपायर्स के मेस्केट से बचाने वाला यहूदियों को मेरा और आपका जर्नल सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी है। हमने उसको एक मखसूस, उसके जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो उसके घोड़े की टापें यहूदियों के खून में डूब रही थी और उसने, खवातीन ने, बच्चों ने ढप बजा के उसका इस्तकबाल किया। हम उस तमाम और जितना मैस्केट दुनिया में हुआ यहूदियों का, वो सब का सब एक भी मुसलमान के हाथ नहीं हुआ, सब का सब ईसाइयों के हाथ हुआ है। मेरे और आप पर लाजिम है, मुसलमान होने के लिए शर्त है, बुनियादी है कि जब तक तमाम अंबिया किराम पर मैं इस्लाम न लाऊं, उनके ऊपर ईमान न लाऊं, तो मैं और आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बिल्कुल नबी मानते हैं और ये भी मानते हैं कि वो उठा लिए गए और उनका ज़हूर होगा दुनिया में। सिर्फ यहूदी नहीं मानते। अगर सलीब के उन्हें किया था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, तो किसने किया था? मुसलमान ने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया था।
नहीं, लेकिन बताने का आप अपना इम्तियाज मतलब ये फरहान साहब है। सही फरमा रहे हैं। पैरल प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और ये जो खेल के मैदान में कल एक हरीफ की जानिब से पाकिस्तान के ताकत दिखाने की कोशिश की गई, जो उसको उल्टी पड़ गई ये कोशिश किसने की, क्यों की और क्या उसे ऐसा करना चाहिए था, इस पर डिस्कशन करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में अब कुछ जिक्र करेंगे जेंटलमैन के खेल क्रिकेट का, जहां भारत ने अपना तासुब का कूड़ा करकट फेंककर इस खूबसूरत खेल को दागदार करने की कोशिश की। नाज़रीन, एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच की जीत का सहरा भारत के सर रहा, लेकिन जिस तरह भारतीय क्रिकेट टीम ने मोदी की नफरत अंगेज सियासत पिच पर रखकर मैच के इख्तिताम तक इस पर पहरा दिया, वो काबिल मजम्मत और भारत के लिए इंतहाई शर्मनाक है। सारी दुनिया भारत के इस तर्ज अमल पर लान तान कर रही है, लेकिन नई दिल्ली खुश है कि इज्जत तो आनी जानी है, बस बंदा ढीठ होना चाहिए। दुनिया जानती है और मानती है कि खेलों में सियासत नहीं होती, लेकिन भारत यहां भी सियासत घसीट लाया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने टॉस जीतते वक्त पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाया। नहीं, मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने रिवायत के मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर से मुसाफा किया। इस हवाले से भारतीय कप्तान का मौक़िफ़ सामने आया कि कौमी जज्बात और हुकूमती पॉलिसी की वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। भारतीय कप्तान को अपनी कौम के जज्बात का इतना ही ख्याल था तो जाकर भारतीय फजाइया के हवाबाजों पर हल्ला बोलते, जो दुनिया के जदीद तरीन रफाल तैयारों समेत 6 फाइटर जेट से हाथ धोकर आलमी शर्मिंदगी का सबब बने। और अब रही सही कसर भारतीय क्रिकेट टीम ने पूरी कर दी। इसके साथ साथ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने जिस आसानी से मैच अपने पड़ोसियों को गिफ्ट किया, उसने शायकीन का दिल जलाकर कबाब कर दिया। एक अरसा हो गया नाजरीन के क्रिकेट टीम पर तजुर्बे करते हुए, ये तजुर्बे ख़त्म ही नहीं हो रहे। न क्रिकेट टीम की शिकस्तों का सिलसिला ख़त्म होता है। इस पर बड़ा भारी बजट रखने वाले पीसीबी से सवाल क्यों नहीं होता। समझ नहीं आता कि जब बुरी कारकर्दगी पर रिजवान और बाबर को बाहर किया जा सकता है तो पीसीबी में छांटी क्यों नहीं होती। समझ तो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पीसीबी में मौजूदगी और सरबराही की भी नहीं आती। सच यही है कि जो मुल्क में अमन व अमान का हाल है वही क्रिकेट का है। इसी सूरत हाल पर हम अपने पैनल से बात करेंगे कि खेलों में सियासत घसीटने से मुतासिब भारतीय जनता तो खुश हो सकती है, लेकिन इस खुशी की कीमत दुनिया में होने वाली बदनामी की सूरत में महंगी नहीं। फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुसलसल नाकामियों पर मोहसिन नकवी साहब का पीसीबी की सदारत पर रहना बनता है। ज़्यादा अच्छा नहीं कि वो खुद ही मुस्तफ़ी होकर एक तजुर्बा पीसीबी पर भी होने दें, जिस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में पाकिस्तान में हमें बहुत सारे तजुर्बात होते दिखाई देते हैं। आज़म मलिक साहब, जिक्र चूँकि मोहसिन नकवी साहब का हुआ है तो ना चाहते हुए भी मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। आज़म साहब, कभी क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है ज़ियाउल हक के दौर में पाक भारत कशीदगी ख़त्म करवा दिया करती थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इसी क्रिकेट मैच के दौरान ये कशीदगी जो है ये फिर से अपने उरूज पर जाती हुई दिखाई देती है। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं भारत के रवैये पर ज़रूर चाहूँगी आप बात कीजिएगा, लेकिन जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस दी है उसका जिम्मेदार कौन है, ये भी हमें समझा दीजिएगा आज़म साहब। देखिए आसमा, ये वाकया जो है खेल के मैदान से ज्यादा सियासत और तासुब की झलक दिखाता है। जब भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से ना हाथ मिलाया और ना ही जीत के बाद रवायती तौर पर हाथ मिलाया, जो कि एक इखलाकियात है, रवायात है, तो ये सिर्फ एक खिलाड़ी का रवैया नहीं बल्कि उस सोच की अक्कासी है जो पाकिस्तान के खिलाफ हर सतह पर दुश्मनी को परवान देती है। क्रिकेट को दोनों ममालिक के अवाम एक मोहब्बत, खुशी और मेल जोल का जरिया समझते हैं, लेकिन भारत ने, मैं समझता हूँ, हमेशा इसे सियासत का हथियार अपनाया है। ये रवैया दरअसल आसमा खेल के इस जज्बे के खिलाफ है जिसे स्पिरिट ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, जहां जीत या हार के बावजूद हरीफ को इज्जत दी जाती है। भारतीय कप्तान का आसमा ये तर्ज अमल न सिर्फ पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की अलामत है बल्कि खेल के साथ भी दुश्मनी है, क्योंकि उसने स्पोर्ट्समैन जो एक स्पिरिट होता है उसको आलमी सतह पर मजरू किया है। और मैं समझता हूँ कि आलमी सतह पर भारत के लिए एक शर्मिंदगी का बायस है, लेकिन भारत को किसी शर्मिंदगी का कोई एहसास नहीं। जैसे आपने कहा, 6 तैयारे गिराने के बाद भी वो कई हफ्तों तक तो यही राग लापता रहा कि वो उसके तो तैयारे नहीं गिरे। चूंकि हिंदू बनिया है, आप जब तक इसे जूते नहीं मारेंगे तो ये मानता नहीं है। तो जंग हारने के बाद, बैनुल अक़वामी फोरम पे डिप्लोमेटिकली शिकस्त खाने के बाद भी वो उसकी जो है ना वो एक जो तासुब है वो उसके अंदर से खत्म नहीं हो रहा। दूसरी बात की आपने क्रिकेट की, देखिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों का एक पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि इनके साथ प्रॉब्लम क्या है। ये खौफजदा है, इनको डर लगता है कि जब पूरी अवाम, पूरी कौम इनके साथ जुड़ी है। आप देखिए खेल के साथ हमारे जज्बात जुड़े हैं, आप खेलते ही नहीं है। आज़म साहब, आप इतना समझने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये बात तो पीसीबी के चेयरमैन को समझने की कोशिश करनी चाहिए ना। आज़म मलिक साहब, मेरी आवाज आ रही है? ये बात बताना चाह, देखिए मैं पर्सनली
मैं पर्सनली अपनी अगर बात करूं तो मुझे इनकी खराब परफॉर्मेंस के बायस मैं काफी अरसे से तो मैं क्रिकेट को देख नहीं रहा। मैंने तो इससे माफी ले ली है कि मुझे माफ कर दें, मैंने तो इस जब गेम से को मोहसिन देखना ही साहब नहीं है। चेयरमैन आए तब से नहीं देखिए देख रहे आप आजम साहब? देखिए तब से देखिए वो एक बंदा जो है वो अपनी सी कोशिश करता है, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश लेकिन नहीं करता है, होती उनसे। लेकिन आखिर परफ़ॉर्म तो मैंने करना है ना ग्राउंड में। तजुर्बा आपने मेरे ऊपर किया, परफ़ॉर्मेंस तो मेरी है ना, मैंने आपको जवाब देना है ना। तो एक मोहसिन नकवी है, वो चेयरमैन जो है वो पीसीबी है, अब उसने ग्राउंड में खुद तो जाके बैट पकड़ के छक्के-चौके लगाने नहीं शुरू कर देने, एक तरतीब ही देनी है ना टीम अच्छा को। अच्छा, मुझे हर ऐसा दफ़ा लगा कि आपने कहा कि एक मोहसिन नकवी है, 100 उसके सर पे काम है, तो मुझे लगा आप कहने वाले हैं कि वो किसी एक चीज को देख लें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। नहीं, नहीं आसमा, ये दुनिया में वर्सटाइल लोग होते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन को टीम भी तो कुछ आगे दिखाए ना। ग्राउंड में जाके ये सारे जो है ना वो वहाँ पे बैठ जाते हैं, इनको समझ आती नहीं है। इतनी-इतनी इनकी कलाइयाँ हैं, गेंद इनको नज़र यानी कोई नहीं पीसीबी आता। से किसी को समझ फारिग से ना बाहर करें, होता पूरी है। टीम को फारिग कर दें फिर कल तो जो परफॉर्मेंस रही है, नहीं, नहीं, पीसीबी से साफ किसी को करें ना, फारिग ना आप करें। पीसीबी में जिन लोगों ने देखिए क्यों ना करें, आप पीसीबी के अंदर जहां पर आपको लग रहा है कि जो चीजें आउट ऑफ द बॉक्स हैं, जो जिन चीजों की वजह से खराबी आ रही है, आप उनको एहतसाब के कटहरे में क्यों नहीं लाएंगे? आप लाएं उनको एहतसाब के कटहरे में, करें एहतसाब ये उनका। जुल्फकार कौन राहत है साहब इसमें इतना जिम्मेदार? मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जो चीजें आउट ऑफ द बॉक्स हैं, जो चीजें खराबी का बाइस हैं, वो चीजें जो हैं इनको समझ में आ रही हैं। उस चीज का नाम ले दें जुल्फकार राहत साहब। आसमा देखें, आपने बहुत सारे तजर्बे कर लिए इस पे, क्रिकेट के मामले पे। आपने तारक जमील साहब के इनको दरस भी सुनवा लिए। बहुत सारे लोगों ने उनसे मुतासर होके बारिश भी हो गए। आपने और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस कर ले, बाहर से कोच भी आपने ला के बिठा दिए, आपने बिलियंस डॉलर भी खर्च लिए, सारे तजर्बे आपने कर लिए। लेकिन मसला ये है कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो मैच है, इसमें पूरी कौम के जज्बात साथ जुड़े होते हैं, और क्रिकेट हमेशा ही पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक सफारती डिप्लोमेसी का हिस्सा रहा है, और इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टूल के तौर पे दोनों मुल्क इसको देखते हैं। और बिल्कुल। पूरी कौम इसको एक जंग की कैफियत में लेती है। लेकिन कौम के जज्बात अपनी जगह, लेकिन ये क्रिकेट और कोई भी गेम हो, वो प्रोफेशनलिज्म से जीती जाती है या लड़ी जाती है या खेली जाती है। बिल्कुल। यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि प्रोफेशनलिज्म है नहीं, सिफारशी आ रहे हैं। यहाँ पे बदकिस्मती से जिस तरह सिलेक्शंस हो रही है, जिस तरह लोगों को ला के आगे बैठाया जा रहा है, जिस तरह पीसीबी के अंदर बदकिस्मती से लोगों को भर्ती किया जा रहा है, तो ये फेवरेटिज्म रहेगा, तो उसका नतीजा अल्टीमेटली यही रहेगा। इंडिया को आप कुछ भी कर लें, इंडिया के अंदर जो क्रिकेट है वहां पे जाती तौर पे उनकी सियासत नहीं। ये अलग बात है कि इंडिया ने इस खेल को इतना गंदा कर दिया है कि वो इस टूल को, यानी इसको एक सफारती टूल के तौर पे इस्तेमाल करने की बजाय इसको सियासी टूल के तौर पे इस्तेमाल करता है। वहां पे मोदी की जहनियत ये है कि वो अपने वोटर्स को, उनके जज्बात को देखता है कि जी इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ ये कर रहा है। खिलाड़ियों को बाकायदा ब्रीफ करके भेजा गया, एक रिपोर्ट छपी है कि बाकायदा ब्रीफिंग दी गई कि आपने जी ये जी। एक्ट करना है। यानी आप मार्का हक के अंदर तो आपने पाकिस्तान से जूते खाए, आप जलील हुए पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान को अल्लाह ने सुरखरू किया, उस पे तो आप बदला नहीं ले सके। आज खेल के मैदान के अंदर खेल को आपने इतना गंदा कर दिया, इतना पोलिटिसाइज कर दिया कि खेल के मैदान के अंदर आप इस तरह की हरकतें करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कोई बड़ी सुपीरियर चीज है। आपने पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि आप एक ऐसी कौम है जिनकी सोच इतनी घटिया है, जिनकी थिंकिंग इतनी नेगेटिव है, जो खेल को इस हद तक सियासत के टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिया का ये जो एक्ट है आसमा, इसको पूरी दुनिया में पसंद नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल वहां पे एक मोदी की एक जहनियत है, वो प्रिवेल कर रही है, उनका एक नैरेटिव है। पहले वो सियासत के मैदान के अंदर एक जंग की कैफियत को वो हमेशा कैश करते रहे, उसको ठीक बेचते हो रहे। गया। अब उन्होंने इस गेम को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया एक टूल के तौर ठीक पे। है, लेकिन तो हमारे पास अल्टीमेटली इसका पूरी हल क्या दुनिया ने है? इसको मैं नापसंद किया। इम्तियाज़ फरहान साहब, सर आपकी तरफ आना चाहूँगी। इम्तियाज़ साहब, ये भारतीय खिलाड़ियों के रद्द-ए-अमल पर तो दुनिया थू-थू कर रही है, सिर्फ हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम तनकीद नहीं कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने आईसीसी में इस हवाले से एक दरखास्त भी दी है, लेकिन कवायद के अंदर जब हम बात करते हैं तो इस पे सिर्फ जुर्माना है और कुछ बनता नहीं है। कुछ और ऑप्शन है हमारे पास कि इनको इस पर सज़ा हो और आइंदा ही दूसरों के लिए मिसाल बने, और ख़ासतौर पर भारत दोबारा से ऐसा ना कर पाए कभी पाकिस्तान के साथ एटलीस्ट?
देखिए, ये तो हमें अपने एटीट्यूड से करना पड़ेगा और इसको एज कैंपेन लेना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये मोदी की ज़हनियत जो सामने आई है, इसे हमें मजीद आगे एक्सप्लॉइट करना चाहिए, बताना चाहिए। मजीद दरखास्त चली गई है, अच्छी बात है, पीसीबी की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से। और जुर्माने का मतलब भी सजा है, और जुर्माना होने का मतलब सजा है। जुर्माने के बाद की बात हमें करना चाहिए कि आया इंटरनेशनली ऐसा है या नहीं है। तो आईसीसी के साथ साथ मेरे नुक्ता नजर के मुताबिक पीसीबी को जो भी क्रिकेट के अंदर जितने भी हैं, इंक्लूड अफगान क्रिकेट काउंसिल, उसको भी खत लिखना चाहिए और उसको क्वेश्चन करना चाहिए, क्या खेल के मैदान में इस तरह की पॉलिटिक्स करना सही है? हाँ। या इससे हमारा जो एक खेल जो कहते हैं कि इत्तेहाद की अलामत होता है कि सब एक साथ होते हैं, तो उसको तो नुकसान नहीं पहुंच रहा। और इस तरह के आगे हम जगह अगर हम कैंपेन चलाएंगे, आइंदा जहां जहां पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कोई भी कंपटीशन हो, कहीं भी मैच हो, तो उसके रूल्स पहले से तय किए जाए और कंडीशन रखी जाए कि ये रूल्स जो आईसीसी के रूल्स है वो फॉलो किए जाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज हम नहीं खेलेंगे आपके साथ। हार जीत होती रहती है, हम अपनी हार पे अपनी टीम के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन यही टीम नहीं है आसमा। माजी में भी हमारी टीमों ने, अगर किसी ने कप ला के दे दिया या किसी ने बहुत सारे इंडिया से मैच जिताए, लेकिन हमारे जो खिलाड़ी है उनका करियर माजी में भी अच्छा नहीं रहा है। ये नेशनल स्टेडियम की आपको हिस्ट्री बता रहा हूं मैं आपको कि नेशनल स्टेडियम जो डिजाइन किया गया था, नेशनल स्टेडियम डिजाइन किया गया था बखातिर के लिए। बखातिर कराची में जेर तालीम थे। केरी पेकर जो एक टूर्नामेंट होता था, केरी पेकर के मुकाबले में कराची में टूर्नामेंट होता था, और नेशनल स्टेडियम के बराबर में जहां बहुत बड़ी हाउसिंग स्कीम बन गई है, एक और जैसे दरिया रावी के पेट पे कब्जा किया गया, खेल के मैदान पे भी कब्जा किया गया है। और आरिफ अलवी पीटीआई सिंध के सदर थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तोकीर दिया, उस वक्त क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होते थे, जब ये कब्जा होने जा रहा था तो उनको मना कर दिया गया दोबारा, और चेयरमैन ने मना किया कि ये अब आइंदा इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना। तो फिर दिया, यार मुझ पे नाराज हो रहा है। ये बड़ा अहम नुक्ता, अहम पॉइंट जिसकी तरफ इम्तियाज फरहान साहब आपने इशारा किया, जब खेल के मैदान ही नहीं है। हाउसिंग स्कीम, बिल्कुल हाउसिंग स्कीम जो है, उस हाउसिंग स्कीम में 7 स्टार 8 स्टार होटल बनने थे, बीच में टनल आना था कि खिलाड़ी और इंटरनेशनल जो हमारे गेस्ट हैं वो वहीं से लैंड किया उन्होंने, और अंदर टनल से सही हो गया। इम्तियाज साहब, टाइम सर जी, टाइम मेरे पास थोड़ा कम है। आसिफ इकबाल, मुदस्सर नजर, इमरान खान, जावेद मियादाद, ये सारे के सारे शारजा कप शुरू करवा दिया इन्होंने, और ये पूरा का पूरा सारा यहाँ पे इसको तबाह। ठीक हो गया इम्तियाज साहब, ये बड़ा अहम पॉइंट आपने उठाया है। जब क्रिकेट के मैदान नहीं है, सहूलियात नहीं है, बच्चे कहाँ पर सीखेंगे? काशिफ साहब, ये जो पाकिस्तान की कारकर्दगी मुसलसल गिर रही है, एक वजह तो इसकी बता दी इम्तियाज फरहान साहब ने, जो बेसिक है इनफैक्ट अगर देखा जाए। लेकिन बताइएगा कि बाबर और रिजवान को बाहर करने के बाद भी सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही है, जो अब प्लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं, तो आपको नहीं लगता कि पीसीबी से किसी को बाहर होना चाहिए? और साथ ही ये भी कहिएगा कि कभी भारत में कपिल देव के बाद दूसरा बड़ा फास्ट बॉलर हम ढूंढते भी थे तो नहीं मिलता था, लेकिन अब वहां पर लाइन लगी हुई है, इसलिए कि उन्होंने फोकस करके काम किया है। तो अभी तक हम अपने लिए ओपनर्स ही तलाश नहीं कर पा रहे हैं। हमारा फोकस कहां पे है? ऐसे स्टेडियम्स के ऊपर पैसे लगाने पे, तज़ीनो आराइश पर, इन सारी चीजों पर? सर देखें, जो हमारे चेयरमैन पीसीबी हैं, मुझे तो नहीं याद पड़ता राज जुल्फ़कार साहब या बाकी मेरे जो कलीग हैं आज़म मलिक साहब, इम्तियाज़ साहब, वो बता दें कि ज़िंदगी में कहीं उन्होंने को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हो, कोई चीज़ें खेली हो। आपने मेरिट को रखा ही नहीं, आपने टॉप के ऊपर, और उसके बाद जितनी हरारकी है जो इनको खिलाड़ियों को कंट्रोल करके चीज़ें लेके जा रही है, वो सारी आपने अपनी मर्ज़ी की लगाई। जो ताकतवर लोगों के साथ ताल्लुकदार हैं उनको आपने ओहदे से नवाज दिया। तो मुझे आप बताएं कि जो लोग पैशनेटिवली स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, पैशन के मुताबिक खेलना चाह रहे हैं, और उनको ये कल पता लगे कि यार हम मेहनत करेंगे और मेरिट के ऊपर आएंगे, मेरिट तो है ही नहीं, यहाँ पर तो पर्ची है। अच्छा, अब मैं हैरान इस बात पे हूँ कि मेरे बाकी कोलीग भी बसद एहतराम, और हम ये कह रहे हैं हमने आईसीसी से एहतजाज कर लिया, भारत का मोतसबाना रवैया, भारत ने जनाब डिप्लोमेसी को दागदार कर दिया। ओ भाई, भारत से आपको क्या ये तवक्को थी कि वो आपको फूल बनाएगा, वो पतियां निछावर करेगा आपके ऊपर? आपने उसको मार के हक में मारा है, उन्होंने तो अल्लाह अल्लाह करके अपना बदला पूरा करने की कोशिश की है। आप ये जवाब देना कि आपने सारे फार्मूले लगा लिए, जनरल सर्जरी कर ली आपने, जनाब लोगों को पता नहीं कहाँ कहाँ की ट्रेनिंगें करा ली। आपको ये नहीं कि इतना भी तो हौसला होना चाहिए कि मैं मुसलसल एक इदारे का सरबराह हूं, मैं यहां पे काम कर रहा हूं, मैं प्रोग्रेस नहीं दे पा रहा, लिहाजा मैं अपने आप को स्टेप डाउन करता हूं। इस मुल्क में तबाही का रगड़ा निकल जाए,
मैं कहता हूँ नाअहलियत का रगड़ा निकल जाए। हराम है कोई बंदा ये कहे कि जी मैं जिम्मेदारी रिजाइन करता और हूं। मैं रिजाइन करता हूँ। तजवीज देंगे, दलील देंगे तो जिहाद पेश करेंगे। अब हम सब जो है, अब हम सब सारे देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने चूंकि आईसीसी के साथ एहतजाज कर लिया है, अब आईसीसी जो सा वो भारत को के नाक कान खींचे और उसके बाद कि आइंदा आपने जब जीतना है, पाकिस्तान ने हारना है, तो आपने यार कम से कम शेक हैंड जरूर करके जाना है। आपने यार जरा कमेंट्री करनी है, आपने एक दूसरे को ना मुस्कुरा के देखना जरूर है। मतलब ये इस काम के ऊपर अब हमारी डिप्लोमेसी लगी हुई है। इस काम पे बात नहीं होगी कि आप बताएं ना कि आपने एक साल में तमाम कुल्लू हम ताकत इस्तेमाल की, आपने क्रिकेट का रगड़ा निकाल दिया। भाई आपसे तो 1000 अच्छे दर्जा जो नजम सेठी साहब थे वो उनका लेना देना कोई नहीं था। उन्होंने यहाँ पे जनाब डोमेस्टिक क्रिकेट जो सी वो इंट्रोड्यूस कराई, यहाँ पे टीमों को बुलाया, यहाँ पे कारकर्दगी हुई। अब हाल ये है कि जो आपके सामने आर्गूमेंट करता है, जो आपके पसंदीदा खिलाड़ियों को एंटरटेन करने की पोजीशन में नहीं आते, आप कहते हैं आप टीम से बाहर, और जो ज्यादा बात करेगा उसका एग्रीमेंट कैंसिल, जो ज्यादा बात करेगा उसको ऐसे रगड़ा निकाल दो। आपने लोगों को फैसिलिटेट कहां पे किया है? आपने खिलाड़ियों को, एक दौर था कि जो हॉकी का प्लेयर था, क्रिकेट का था, उसको आप डिपार्टमेंटल नौकरियां देते थे कि वो अपने बच्चों को आसूदा हाल करे और यहाँ पे पैशनेटिव काम करें। खिलाड़ियों के पास नौकरियां नहीं है, पर्चियां लेके आप फिर रहे हैं और सिफारिशें करवा रहे हैं कि किसी का भाई, किसी का बच्चा जो सा वो टीम का हिस्सा बन जाए। खुदा को माने, कब तक इस मुल्क के ऊपर ताल्लुकात की बुनियाद पे, ताकत की बुनियाद पे आपने मुसल्लत रहना है? आप कहें कि यार ये इसी सवाल पे सेगमेंट को खत्म करते हैं। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका जवाब मिलने वाला है हमें कोई मुस्तकबिल करीब में। बहरहाल जी एक ब्रेक ले लेते हैं। मुस्तकबिल करीब की बात हो रही है तो कोशिश ये की जा रही है कि मुस्तकबिल करीब में कैशलेस ट्रांजैक्शंस जो हैं, यानी डिजिटल करेंसी जो है वो पाकिस्तान में किसी तौर मुतारिफ कराई जा सके। इसी हवाले से हमारा यूएई के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, मामलात चल रहे हैं, बात चल रही है, लेकिन क्या हम इतनी बड़ी शरह खानदगी के साथ की सारी चीज़ कर सकते हैं? इसी को डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। कुछ बात होगी कैशलेस ट्रांजैक्शन यानी डिजिटल करेंसी की, जिसकी जाने पाकिस्तान तेज़ी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि कैशलेस इकोनॉमी से जहां हमारी मीशत डॉक्यूमेंटेड होगी, वहीं करप्शन पर काबू पाने में बड़ी मदद मिलेगी। इस बारे में यूएई से भी बातचीत जारी है, लेकिन सवाल अपनी जगह है कि क्या हमारा इंटरनेट कैशलेस इकोनॉमी के लिए साजगार है? आज मीडिया में तकरीबन तमाम बड़े न्यूज़ चैनल्स ने कस्टम्स में फेसलेस असेसमेंट सिस्टम से 3 माह में 100 अरब रुपए की आमदन के नुकसान की हेडलाइंस में बात की है। ये इश्यूज़ अपनी जगह हैं और ज़ाहिर है कि इश्यूज़ बढ़ते रहेंगे। क्या इन चैलेंजेस के होते हुए हम कैशलेस पर जा सकते हैं? इस हवाले से हमारी शरह खानदगी भी सामने रहनी चाहिए है, मद्देनज़र रहनी चाहिए, जो इसके लिए एक बड़ी रुकावट साबित हो सकती है। मैं आपकी तरफ आऊँगी। इम्तियाज़ फरहान साहब, सर कराची से चले शुरू कर लेते हैं। आप चूँकि कराची में मौजूद है, मुझे बताइएगा कि वहाँ तो शरह खानदगी भी बहुत ज़्यादा है जब हम बाकी सूबों के मुकाबले में बात करते हैं, लेकिन ये जो मुस्तकबिल में कैशलेस इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इन करने की बात की जा रही है, मईशत को डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है, आपको लगता है कि टैक्स कलेक्शन ज़ाहिर है कि इससे बहुत अच्छी हो रही होगी, लेकिन हमारे मुल्क में जो डिजिटल नाखानदगी है उसकी वजह से इस पर अमल दरामद मुमकिन हो पाएगा? डिजिटाइज कर सकते हैं हम इस सारे सिस्टम को? सर देखिए अस्मा, बिल्कुल कर सकते हैं, डिजिटलाइज भी कर सकते हैं और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन सब आती है बात नियत की, क्योंकि आप यहाँ पर देखें हमारे पास चन्योट कम्युनिटी, शेख कम्युनिटी जो पंजाबी सौदागरान दिल्ली हैं, हमारे हिंदू खासतौर पे सिंध में आबाद जो हिंदू वाणी है हमारे, और हमारी जो ये मेमन कम्युनिटी है, मैं समझता हूँ कि ये बगैर पढ़े लिखे भी काम करते हैं और बहुत सारे लोग अभी डिजिटल पे ही काम कर रहे हैं, इनके बच्चे जो आए हैं। लेकिन यूएई से जो मामला तय हो रहे हैं ना, उसके ऊपर शुकूक व शुबात आगे बढ़ते हैं। यूएई हब जरूर है, लेकिन इंतहाई माजरत के साथ वो ब्लैक इकोनॉमी का हब है, वाइट इकोनॉमी का हब नहीं है। वहां पे आके वाइट होके फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है जहां पर भी जाती है, जिस तरह से जाती है। इसके लिए हमें बिल्कुल जो ब्राइट कंट्रीज है, यूरोप है, हमारा चाइना है, हमें उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। जैसे अमेरिका से भी ये मामला आ रहे थे कि जो ट्रम्प थे उन्होंने भी इस बात को इनिशिएट किया था कि हमें उसकी तरफ जाना चाहिए, लेकिन चूंकि उनका डॉलर इफेक्ट होता है उससे और उसके ऊपर बहुत सारी चीजें आती है, तो इसलिए वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये बिल्कुल मुमकिन है हर चीज। और देखे जहां पर ये जो टैक्स चुराने वाले कहें या टैक्स बचाने वाले कहें, पूरी दुनिया में मौजूद है। जो
हमारी जो पूरी दुनिया में जाएंगे तो मुख्तलिफ कंपनीज मौजूद हैं जिसके जरिए टैक्स बचाया जाता है, और वो सिर्फ पाकिस्तान में तो शायद है नहीं, तो दुनिया में आपको हर जगह मिलेंगी। और उसमें हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन मुस्तफीद हुए हैं और सबने उनके नाम ले लेके कि ऑफशोर कंपनी में मैंने ऐसा किया, ऑफशोर कंपनी में मैंने ऐसे किया। ज़ाहिर ऑफशोर कंपनी भी ऑन रिकॉर्ड होती है, लेकिन एक रास्ता है। और फिर हम आए दिन जब अपने यानी रिलीफ दे रहे होते हैं और जिसमें अरबों रुपए आते हैं, कहां जाते हैं ये पता नहीं होता। नवाज शरीफ के दौर में हुआ, इमरान खान के दौर में हुआ, शायद खाकान अब्बासी के दौर में हुआ, यूसुफ रजा गिलानी के दौर में हुआ, टैक्स एमनेस्टी हमने दे दी तो वो गए। अगर लेकिन क्या होता है उससे बाद में हमारी इकोनॉमी पे कोई असर नहीं पड़ता। डिजिटल इकोनॉमी वक्त की जरूरत है और डिजिटल के ऊपर हम अगर कैशलेस जाएंगे तो ये बिल्कुल ठीक है, ऑन रिकॉर्ड होगा, सारी चीजें आएंगी। ठीक है, लेकिन जो इसके लिए बेसिक्स जो हैं इसके लिए जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, उसमें सबसे बड़ी तो इंटरनेट का कवरेज एरिया है ना काशिफ रफीक साहब। हमारे पास तो इसकी रफ्तार का ही हल अभी तक काशिफ रफीक साहब हल होकर नहीं दे रहा है। हमारे पास कितने लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो स्मार्टफोन यूज़ करना जानते हैं, तो आपको नहीं लगता कि इन सारे इश्यूज़ के होते हुए कैशलेस की तरफ हम जा सकते हैं? गो के हमारी जो वजारत IT है उसने पिछले दिनों अनाउंस किया है कि 5G में हम इन्वेस्ट करेंगे, नौजवानों को इस टेक्नोलॉजी की तरफ हम लेकर आएंगे, लेकिन उसमें तो बहुत सारा वक्त लगेगा। तो आपको नहीं लगता कि ये सब जो हो रहा है ये बहुत अर्ली है ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अंदर? देखें, कहीं ना कहीं से तो सफ़र को शुरू करना है। मुशर्रफ दौर में नादरा का एक सिस्टम बनाया गया, फिर ग्रेजुअली उसको इवॉल्व किया गया, उसको बेहतर किया गया। आज वो नादरा एक ऐसा डेटाबेस बन गया जिसमें पाकिस्तान के हर शहरी का, हर ख़ानदान का एक डेटा मौजूद है। सो आज आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करेंगे, लेकिन असल मसला ये है कि आप इसको 10 साल या 5 साल या 8 साल का प्लान करके अगर प्लान करते हैं और इसमें आप फंडामेंटल चीज़ें पहले एड्रेस कर लें। मतलब 3-4 पॉइंट हैं। एक ये है कि आप कैश ट्रांजैक्शन की हद मुकर्रर कर दें, जैसे कि बाकी बाहर के ममालिक में होता है कि आप $1000 से ज़्यादा जो सा वो कैश नहीं कैरी कर सकते या उससे ज़्यादा की पेमेंट नहीं कर सकते कैश फॉर्म में। दूसरा ये है कि आप बैंकों से कैश निकलवाने की हद मुकर्रर कर दीजिए। तीसरा ये है कि आप डेबिट कार्ड के इस्तेमाल और चेक के ज़रिए पेमेंट को इंश्योर कर दीजिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको जगह जगह पे डेबिट कार्ड मशीन्स लगी हों ताकि हर बंदा अपनी जो भी उसने पेमेंट करनी है वो आया डेबिट कार्ड करे। तो आपकी देहातों का क्या होगा जहाँ इतनी बड़ी तादाद है जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको ये सब इस्तेमाल ही नहीं करना आता? काशिफ साहब, तो अभी देहातों की बात कर रही हैं, मेरा तो अगला पॉइंट ये है कि ये सारा जो ख्वाब है, ये जो सारा जो एम है, चले इसको आप पूरा करने के लिए कोशिश भी कीजिए, लेकिन आप देहातों को छोड़ें। जब आपके ऊपर वीलॉगर्स अटैक करते हैं, तो फिर जब आप इंटरनेट को सुस्त कर देते हैं, फिर जब उस पर जब आप उसके ऊपर फायरवॉल का फार्मूला इंप्लीमेंट कर देते हैं, उससे जो आपकी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, फिर आप इस डिजिटल और इकोनॉमी को या कैशलेस इकोनॉमी को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? हम अभी देहातों को छोड़ दें, बड़े शहरों का ये प्रॉब्लम है ना जी, कि आपने फायरवॉल लगा दी, आपने इंटरनेट की सर्विस सुस्त कर दी, उसके बाद डेबिट कार्ड इंप्लीमेंट ना हुआ। यहाँ तो हालत ये है कि एक ज़्यादा 4 छुट्टियाँ आ जाए तो ATM कार्ड जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। बैंक जो है वो देखते हैं कि यार इसको किस तरीके से हमने होल्ड करना पेमेंट को। सो ये सारे चीज़ करना बहुत अच्छी चीज़ है, इससे इकॉनमी डिजिटलाइज होगी, आपका बेहतर होगा। ये ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके लिए पहले आपको उसका सपोर्टिव सिस्टम को जो है वो स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और उसमें सबसे पहले ये कि आपको ये हौसला करना पड़ेगा कि एट एनी कॉस्ट कुछ भी हो जाए आप इंटरनेट की फैसिलिटीज को उसके अप टू द मेरिट जो है उसको चलाएंगे। ये नहीं होगा कि यहाँ पे कल PTI जो है वो एहतजाजी कॉल दे तो इंटरनेट की सर्विस बंद कर दे या स्लो कर दे, तो फिर वो जो 2-3 स्लो रहेगी या बंद रहेगी, वो फिर कैशलेस इकोनॉमी के काम करने वाले बेचारे किधर जाएंगे? ठीक है, ये जो कैशलेस इकोनॉमी है जुल्फकार साहब, ये मसलों का हल नहीं है यानी पाकिस्तान के लिए, बल्कि इसके अपने बहुत सारे मसाइल हैं हमारे पास। साइबर सिक्योरिटी के इदारे की बात कर लीजिए, उसमें अगर वुसअत कर भी दी जाए, कुछ उसको बढ़ाया भी जाए, तो अभी जो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं वो गिनती के हैं, तो इतनी जल्दी उनकी तादाद कैसे बढ़ाई जा सकती है? और फिर जब हम बात करते हैं कि जी इसको बढ़ाया जाएगा, इसका दायरा कार, तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कि इसको चंद शहरों से तजर्बाती तौर पर इसका आगाज़ किया जाए, और उसमें कराची जैसे शहर शामिल है, कुछ बड़े शहर हैं जहाँ से इसका आगाज़ किया जाए पहले? देखिए, पूरी दुनिया तेजी से कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान भी उस मामले से कट कर नहीं रह सकता, पाकिस्तान उसका लाजमी तौर पे हिस्सा बनेगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जिस तरह आपने कहा कि इंटरनेट का इशू है, पाकिस्तान के अंदर मोस्टली KP के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर ऐसे इलाके हैं जहां आज भी इंटरनेट की सहूलत नहीं है। टोटल 111 मिलियन इंटरनेट यूज़र हैं जो
पूरी आबादी का सिर्फ 46% बनते हैं। इसी तरह अगर मोबाइल कनेक्शन की बात कर लें तो 188 मिलियन मोबाइल लोगों के पास मौजूद हैं। इन सारी सूरत हाल का अगर अहाता करें और आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इन हालात के अंदर आप इस सारे मामले के अंदर जाएंगे तो आपको साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मजबूत बनानी पड़ेगी। आपको नॉन इंटरप्टेड बिल्कुल बिजली देनी पड़ेगी, इंटरनेट की सहूलत बेहतर करनी पड़ेगी। अभी जो कि जब बात कर रहे हैं तो हमारा ही इंटरनेट प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा। मैं लाहौर डिफेंस में रहता हूँ, 8 घंटे आज यहाँ पे बिजली बंद रही है डिफेंस लाहौर के अंदर, बाकी छोड़े। इसी तरह देखें इन हालात के अंदर भी पाकिस्तान ने आईटी एक्सपोर्ट के अंदर पिछले 23 और 24 के अंदर कुछ $3.5 बिलियन कमाए हैं। और इसको अगर आप बिजली लोगों को देनी शुरू कर दें, इंटरनेट ठीक कर लें, तो आप सोच सकते हैं कि इसमें आप कितना आगे जा सकते हैं। फिर अगर इसको डिजिटल मैशत को आप प्रॉपर तरीके से आगे लेके बढ़ते हैं तो इसका एक तखमीना ये लगाया गया है कि 2030 पे ये $60 बिलियन पाकिस्तान को इसमें आ सकते हैं और आगे चल के ये $1 बिलियन लेकिन अभी तो पाकिस्तान से सिर्फ जा रहे हैं, अभी अब आने का सोच रहे हैं कि इतना अरबों आ जाएगा, अभी तो मरबों जाता हुआ देख रहे हैं। आपको सर आवाज नहीं आ रही, आपने बजा फरमाया कि जब हम एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं कर सकते। मैं इसको कंक्लूड करना चाहता हूँ कि देखें चाइना और यूएई के अंदर माइनिंग हो रही है, वो $1 बिलियन कमा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बात तो हो रही है बिटकॉइन की, बात हो रही है डिजिटल करेंसी की, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर तो आपके किसी जगह पे माइनिंग ही नहीं हो सकती और यहाँ पे तो सिर्फ डिजिटल करेंसी के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। यानी $1 बिलियन मनी लॉन्ड्रिंग जो हुई है वो बिटकॉइन के जरिए दुबई चले गए हैं और पूरी दुनिया के अंदर जा रहे हैं, जिसको आप चेक ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, आपको लगता है कि मुस्बत की बजाय इसको मनफी उसमें ज्यादा यूज किया जाएगा? आप सॉरी जुल्फकार साहब, शायद आपको जुल्फकार साहब शायद आपको आवाज नहीं आ रही है। आजम मलिक साहब पर मैं जाना चाह रही हूँ। आजम साहब, ये हमने देखा कि इस पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ है पाकिस्तान के अंदर। अभी जुल्फकार साहब अरबों आने की बात कर रहे थे, मैं अरबों जाने की बात इसलिए कर रही थी कि कस्टम में आगे बढ़ते हुए हमने फेसलेस असेसमेंट का आगाज किया था। आज उसकी रिपोर्ट बताती है कि 3 माह में हमें 100 अरब रुपए का इसमें नुकसान हुआ है। तो फिर हम क्यों बाकी मामलात से बाकी ममालिक से इस बारे में मुआहदे करने चले हैं या एग्रीमेंट्स करने चले हैं? आपको नहीं लगता कि पहले हमें इन हाउस बहुत सारा काम जो है वो करने की जरूरत है? आजम साहब जी आसमा, देखिए आपका जो एक मशवरा है मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि आपने कहा कि इसको पहले चंद शहरों से या चंद जो बड़े टाउन्स हैं जैसे लाहौर के अंदर या इस्लामाबाद या कराची के अंदर जो चंद बड़े डाउन टाउन्स हैं वहां से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ख्वाब जो है कैशलेस इकोनॉमी का, मुझे लगता है हकीकत से ज्यादा इसमें अब इस तरह बढ़ता जा रहा है। देखिए मुल्क के अंदर बिजली इंटरनेट के मसाइल, साइबर सिक्योरिटी के संगीन खदशात और सबसे बढ़कर आसमा जिसका आपने जिक्र किया वो है ये कि अवाम की बड़ी तादाद जो है वो डिजिटल ख्वानगी का फुकदान है। इस निज़ाम को जो पेचीदा और जो है वो गैर इसके ऊपर जो आपकी एक सूरत हाल है वो इसको वो बना देता है कि आपको इसकी समझ ही नहीं आती है कि आपने देखिए दही इलाकों के अंदर जहां अब तक बुनियादी बैंकारी जो सहूलतें हैं वही आपने फराहम नहीं की, तो आप उन इलाकों के अंदर डिजिटल जो करेंसी है या जो डिजिटल निजाम है उसको किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करेंगे? मेरे ख्याल में ज्यादा मुश्किलात का बायस बनेगा। हाँ, इसके आपने फवायद की बात की है, वो ठीक है, करप्शन कम हो सकती है, काले धन पर काबू पाया जा सकता है, सरमायाकारों बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों का जो एतमाद है वो बढ़ सकता है, मुआशरत जो है आलमी धारे में तेजी से जम हो सकती है। लेकिन आसमा इसके नुकसानात भी कम नहीं है। देखिए साइबर क्राइम में इजाफा है, आपने देखा आपसे तो चंद टिकटॉकर काबू में नहीं आ रहे जो गेम्स के थ्रू जो है ना उन्होंने मुआशरे के अंदर जुए का जो एक पूरा एक नेटवर्क बनाया हुआ था, आपसे तो वो काबू नहीं आ रहे। देखिए इसके अंदर अवामी एतमाद का फुकदान भी है, प्राइवेसी के मसाइल हैं, शहरी और दही तबकात के दरमियान जो एक खलीज है मैं समझता हूँ इससे वो मजीद पैदा हो सकती है। और इस ख्वाब जो है जो कैशलेस इकॉनमी है ये एक बेसुकूनी की तरफ जा सकता है। लेकिन आसमा देखिए मैं समझता हूँ आखिरी बात जो है ये फैसला पाकिस्तान के लिए दो धारी तलवार की मानद है। अगर हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करे, इंटरनेट और बिजली की दस्तयाबी यकीनी बनाए, साइबर सिक्योरिटी के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करे। ये कैसे जदीद खतूत पर इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क अब भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर 1 मिलियन जॉब वेकेंट पड़ी हैं और उनके पास एक्सपर्ट्स नहीं है, तो आप एक्सपर्ट्स कहां से लेके आएंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि अवाम को जो डिजिटल ख्वानगी है वो जब तक आप फराहम नहीं करेंगे तब तक ये जो मॉडल है कैशलेस इकोनॉमी का
ये तकदीर नहीं बदल सकता। तो चले वरना इसका अगर इसका आप फिर इस आज की सूरत में आप गुफ्तगू का जाएंगे- लुब्बे लुबाब ये है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, चलें आप करते रहिए जिस भी मुल्क से आपने गुफ्तगू करनी है, जो भी मामला था आपने तय करना, लेकिन जब तक अपने मुल्क के अंदर आप बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं दे रहे। आपने कहा कि लाहौर के ये कुछ मुख्तलिफ शहरों के टाउन से कर ले, तो जब DHA में जुल्फ़िकार राहत साहब के पास 8 घंटे से बिजली नहीं है, उनका इंटरनेट इस लायक नहीं है कि वो हमसे सही तौर पर बात कर सकें, तो फिर क्यों हम ऐसे- बाहर के ममालिक में, मेरे ख्याल में ये बात करते भी अच्छे नहीं लग रहे कि फेसलेस इकॉनमी एंड ऑल दैट। बहरहाल जी बहुत शुक्रिया आज़म मलिक साहब, इम्तियाज़ फरहान साहब, जुल्फ़िकार राहत साहब और काशिफ रफ़ीक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, कल फिर मिलेंगे आपसे, ख्याल रखिए अपना।